अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। जी बेटा, आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1A और 2A ग्रुप के बारे में, डिमार्केशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक के बारे में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में 1A 2A और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन होगी, और पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम बेरिलियम इसके बारे में बेटा पढ़ेंगे। ग्रुप ट्रेंड जो है, एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और उनकी जो चेंजिंग है विद इन द ग्रुप, उसके बारे में डिस्कशन होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो वाटर, ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ या हेलोजन में क्लोरीन के साथ जो उनके रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 2A एलिमेंट जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके बारे में डिस्कशन होगी बेटा। और जो है इनका वाटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, इनके कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जर्नल है फॉर द ग्रुप 3A, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगी। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अल्कली मेटल्स की आपके सामने है। अल्कली मेटल्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है, और NS1 मीन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फॉल करेगा वो S जो ना सब शेल में मौजूद होगा। तो N फॉर नंबर है बेटा। अब लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि अल्कली मेटल कहलाते हैं। अल्कली मेटल को बेटा अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? ये अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है राख यानी एशेज। तो जो सोडियम और पोटाशियम थे ये सबसे पहले एशेज की फॉर्म में डिस्कवर हुए। सोडियम कार्बोनेट जो था उसको सोडा ऐश कहा गया, जो कि एक पौधे की राख थी और जो है वॉशिंग पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता था। जो पोटाशियम कार्बोनेट है वो पर्ल ऐश कहलाती है, और पर्ल ऐश मीन मोतियों की राख। यानी ये दो एलिमेंट जो थे वो राख की शक्ल में पाए गए, एशेज की फॉर्म में जो ना वो पाए गए, इसलिए इनको जो ना वो अल्कली मेटल कहा गया। बाद में डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई, अब अल्कली हम बोलते हैं उस बेस के लिए जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो वाटर सोलेबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, और अल्कली को बनाने वाली जो मेटल्स है वो अल्कली मेटल्स कहलाती हैं। तो ये अल्कली मेटल्स आगे बढ़ा, इनके एटॉमिक नंबर मैंने मेंशन कर दी हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आगे फिर 2s1। सोडियम को हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करते हैं, नियॉन, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 3s1। जिस तरह पोटाशियम, आर्गोन 4s1, क्रिप्टॉन 5s1, जीनॉन 6s1 और रेडॉन 7s1, ये उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन मीन कि ये भी वाटर सोलेबल बेसिस बनाते हैं लेकिन अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसे खास तौर पे मैग्नीशियम और कैल्शियम ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर इनको जो ना वो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है बेटा, यानी वो NS1 थी, NS2 थी, ये दोनों S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फिर बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2s2, मैग्नीशियम नियॉन 3s2, कैल्शियम आर्गोन 4s2, स्ट्रोंशियम है, क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम है, जीनॉन 6s2, और जो हमारे पास रेडियम है वो रेडॉन 7s2 जो है वो बन जाता है। तो ये उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमारे पास आ गई। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ना जो चीज़ हमें शो होती है वो ये है कि ये बड़े रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जो ना वो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो S, और उसमें S में 1 और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, मेटल्स हैं, इसलिए दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू जो ना वो आप कह सकते हैं कि लार्जर साइज और लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बेटा इनकी डिमार्केशन है, डिमार्केशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू द S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड जो D एंड F ब्लॉक। बेटा देखें जो इनकी डिमार्केशन है, S ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2, जैसे ये NS1 है और ये NS2 है, तो 1 से लेके 2 तक। जैसे सोडियम हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये NS1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। फिर P ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जिनमें तीसरे ग्रुप से लेके 8वें ग्रुप तक जो एलिमेंट आते हैं। एल्यूमिनियम की एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब S के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होंगे, लेकिन P के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक जो है वेरी करते हैं। अभी मैंने एल्यूमिनियम आपके सामने लिखा, अगर यहाँ पे सिलिकॉन लिखा जाए तो सिलिकॉन में जो है ना वो हमारे पास 3p2 हो जाएगा।
अगर यहाँ पे फास्फोरस लिखा जाए तो वो 3p3 हो जाएगा, अगर सल्फर लिखा जाए तो 3p4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन लिखा जाए तो 3p5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे आर्गॉन लिखा जाए तो 3p6 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक जो है उसमें वेरी करते हैं p में, लेकिन s फुली फिल्ड होता है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी नंबर s के साथ आएगा उससे एक नंबर कम d के साथ आएगा, और d के अंदर इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं 1 से लेकर 10 तक। s जो है वो फुली फिल्ड होता है। इसमें दो जगह पे एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर में, उसमें NS1 हो जाता है यानी 4s1 हो जाता है, और बाकियों में जो है NS2 ही रहता है। तो फिर जनरल NS2 ही होता है, और d के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक जो है वेरी करते हैं। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आगे 3d जो है वो 6 और 4s2 एक्चुअली पहले फिल होता है, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको हम आर्गॉन लिख सकते हैं। आर्गॉन के बाद 4s2 यानी 18 और 2 20, और ये d के 6 मिला के टोटल 26 जो कि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो नंबर s के साथ है उसे एक नंबर कम जो है वो d के साथ आता है। अगर यहाँ पे 5s होता तो यहाँ पे 4d होता, अगर यहाँ पे 6s होगा तो ये 5d हो जाएगा, यानी एक नंबर कम आ जाएगा। फिर हमारे पास f ब्लॉक एलिमेंट आते हैं बेटा। f ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल यहाँ पे लिख दी है, n-2 f1 to 14, यानी जो नंबर s के साथ आएगा उसे 2 नंबर कम करके f के साथ आएगा। यानी अगर s फर्स्ट करे 6 है तो 6s के साथ 4f हमारे पास आएगा, और d जो है ना वो s से एक नंबर कम जो उसके साथ नंबर होगा। जैसे यहाँ पे सीरियम है तो सीरियम जो है उसमें 58 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ज़ीनॉन में टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 54 जो है उसमें अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो ये 56 हो जाएंगे, और 58 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ज़ीनॉन 54 है, 4f1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन आना है, क्योंकि f ब्लॉक एलिमेंट है तो f के इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, और d के इलेक्ट्रॉन 0 से 1 तक, यानी 0 ये -1 नहीं है, 0 से 1 तक रेंज है बेटा। तो 5d1 आ गया और ns2 यानी 6s2 हमारे पास आ गया। तो ये सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई, जो इनके ब्लॉक्स को शो कर रही है कि जहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में फिलअप होते हैं वो उसका ब्लॉक बन जाता है। तो sp-d-f 4 ब्लॉक जो है वो हमारे पास पीरियोडिक में बनते हैं। बेटा जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है उसमें ग्रुप्स जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, इनको सब ग्रुप्स बोला जाता है। ए सब ग्रुप में नॉर्मल एलिमेंट आते हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और उसमें s और p ब्लॉक आता है। जो बी सब ग्रुप है इसमें d और f ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनमें आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन दोनों एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं। अब बेटा हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको मैंने बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन कर लिया है, स्लाइड में भी आपके सामने शो हो रही है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स, बड़ा देखें ये हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सॉफ्ट मेटल्स होती हैं जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम है वो जस्ट लाइक एक जैसे फोम का टुकड़ा होता है, ऐसे सोडियम जो है फील हो रहा होता है, यानी दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेस होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखने वाली मेटल्स हैं बेटा, और इनकी जो है ना वो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा बहुत कम होती है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी तो पूरे पीरियोडिक के कंपैरिजन में लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसकी वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं तो दे आर हाईली रिएक्टिव, और इस वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं। और जो पहले ग्रुप वाले हैं वो यूनी पॉजिटिव आयन बनाएंगे, जो सेकंड ग्रुप वाले वो डाई पॉजिटिव आयन जो है वो बनाएंगे। दे आर गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो अपनी ऑक्सीडेशन करे। अब अपनी ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो चूंकि इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रॉन लूजर, इसलिए दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसी तरह इनके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, ये दोनों जो हैं वो जो हैलोजेंस है खासतौर पे क्लोरीन के साथ मिलके क्लोराइड्स बनाते हैं, जो कि फ्लेम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी फ्लेम के अंदर जो है स्पेसिफिक कलर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो शो करते हैं, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि ये फ्लेम टेस्ट जो है वो शो करते हैं। और चूंकि ये प्योरली मेटल्स होते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से आयंस बनाते हैं, इसलिए ये हमेशा आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। इनमें बेरिलियम जो है उसका कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्मॉलर साइज है, और जो है ना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। बाकी सारे जो हैं वो जो आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो बेटा 1A ग्रुप एलिमेंट में अल्कली मेटल्स में पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है। लिथियम के पेक्युलर बिहेवियर की बेटा 3 रीजन है जो कि आपने याद रखनी है। वो पहले नंबर पे है कि स्मॉलर एटॉमिक साइज, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बल्कि फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना चाह रहा अपने स्मॉल साइज की वजह से, इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप ज़्यादा होती है, और अगर इसका पॉजिटिव आयन बन जाए तो हाई चार्ज डेंसिटी होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया,
तो वो स्मॉलर एरिया पे वही चार्ज जो है वो ज़्यादा फील होता है। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि अगर हमारे पास लिथियम पॉजिटिव आयन है बेटा, सोडियम पॉजिटिव आयन है, पोटाशियम पॉजिटिव आयन है, सब पे चार्ज +1 है, लेकिन एरिया मैटर कर रहा है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद टोटल एक शेल रह जाएगा, उसमें वही चार्ज ज़्यादा फील होगा। सोडियम +1 का मतलब है कि टोटल 2 शेल रह जाएंगे और उन पे +1 चार्ज आएगा। पोटाशियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद टोटल 3 शेल रह जाएंगे, उन पे +1 चार्ज होगा। तो यहाँ पे 3 शेल पे +1 चार्ज है, यहाँ पे 2 शेल पे +1 चार्ज है, यहाँ पे 1 शेल पे +1 चार्ज है, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, स्मॉल साइज और हाई जो है वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से इसका पेक्यूलियर बिहेवियर बनता है। तो ये तो होंगे उसकी रीजंस। अब बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो बात करते हैं कि ये इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये पेक्यूलियर बिहेवियर, पेक्यूलियर मतलब कि डिफरेंट, स्ट्रेंज, जो अनयूजुअल है, एनॉमलस बिहेवियर जो शो करता है बाकी अल्कली मेटल के मुकाबले में, उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बनती हैं। तो पहले नंबर पे आपके सामने बेटा स्लाइड शो हो रही है, डिफरेंसेस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। तो पहले नंबर पे लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर एलिमेंट। लिथियम का एटॉमिक साइज चूंकि वेरी स्मॉल होता है तो पैकिंग अच्छी होती है, इसलिए उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो मैस है वो कम, इसलिए वो मच लाइटर एलिमेंट बनता है। सेकंड नंबर पे लिखा है लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर देन दोज ऑफ द अदर अल्कली मेटल्स। तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल में लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड दिया हुआ है। मैं बच्चों को इस तरह से समझाता हूँ, ये देखें लिथियम की चार्ज डेंसिटी तो ज़्यादा है, वो भी हमने बात कर ली कि स्मॉल साइज की वजह से ऐसा है। तो अगर इसके साथ एक ऐसा एनाइन आ जाए जो खुद भी हाई चार्ज डेंसिटी वाला हो, यानी उसका खुद भी चार्ज जो है वो ज़्यादा हो और साइज कम हो, जैसे लिथियम फ्लोराइड है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेटा इनमें जो नेगेटिव आइन है वो स्मॉल साइज वाले हैं। एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी हैं, स्मॉल साइज मतलब मोर चार्ज, ऑटोमेटिकली ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो अब इनमें क्या होगा, इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होता है, याद रखिएगा स्टेबिलिटी और सॉलेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इट मीन्स कि वो वाटर में जाके डिजॉल्व नहीं होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी जो वो लैटिस एनर्जी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने पे हाइड्रेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर ये दोनों जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। लेकिन अगर लिथियम कार्बोनेट की बात की जाए तो लिथियम कार्बोनेट में लार्जर नेगेटिव आयन है, हालांकि उस पर चार्ज -2 है, फ्लोरीन के मुकाबले में ये चार्ज ज़्यादा बनता है, लेकिन जो कार्बोनेट है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 एटम पे -2 चार्ज है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो उस चार्ज जो है ना वो उसको अब हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि साइज लार्जर हो गया। साइज लार्जर, उसके साथ एक स्मॉलर लिथियम आके जुड़ भी जाए तो वो जो है ना वो साइज कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। नतीजा ये होता है कि फिर उसके साथ जो ना अटैचमेंट वीक होने की वजह से वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, लेस स्टेबिलिटी मोर सॉलेबिलिटी, तो ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। तो लिथियम कार्बोनेट वगैरह, लिथियम नाइट्रेट वगैरह आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट उसने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। थर्ड पॉइंट है लिथियम जो है बेटा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनाने की बेटा जो रीज़न है वो वही है जो लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर की रीज़न है। कॉम्प्लेक्स बनाने की रीज़न है कि स्मॉल एटॉमिक साइज और हाई चार्ज डेंसिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिथियम के पास हैं, इसलिए लिथियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिथियम के साथ 4 अमाइन जो है वो जुड़ते हैं और एज ए होल पॉजिटिव आइन जो है वो बनता है, यानी लिथियम यहाँ पे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अमोनिया से और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया, लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। लिथियम जो है वो एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल बहुत स्लो रिएक्शन करता है, बहुत स्लो इन अ कंपैरिजन हम कहते हैं। एक्चुअली अगर लिथियम को भी पानी पे फेंका जाए तो इसको वाटर के ऊपर आग लग जाती है, सोडियम पर ज़्यादा अमाउंट में जो ना वो हीट रिलीज होती है, इसलिए ज़्यादा हमें आग दिखाई देती है। पोटाशियम में धमाके होते हैं, सीजियम में, फ्रांसियम में, रुबिडियम वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। तो लिथियम उन सब के मुकाबले में ज़रा लेस रिएक्टिव है, यानी थोड़ी देर बाद इसको जो ना ये फायर को कैच करता है और उसमें होता क्या है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है, जो कि ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर लिथियम को आग लगी हुई है। तो लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। इसी तरह लिथियम को अगर ओपन एयर में जो है कंबस्ट किया जाए, जलाया जाए, तो बड़ा लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है और बाकी पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये वाला पॉइंट उसने मेंशन किया। बड़ा फिफ्थ पॉइंट है लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। Unlike other alkali metal, lithium does not form bicarbonate and triiodide or hydrogen sulfide at room temperature। वो वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम भी आपको लिथियम कार्बोनेट में समझा रहा था कि अगर नेगेटिव आइन लार्जर हो जाएगा तो लिथियम उसके साथ साइज कंपेटेबल नहीं रहेगा। लिथियम का साइज स्मॉल है, नेगेटिव आइन का जो साइज है वो अगर लार्ज हो जाएगा
तो लिथियम उसके साथ स्टेबल ही होगा, इसलिए लिथियम बाइकार्बोनेट बनता नहीं है, लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता नहीं है, लिथियम ट्राई आयोडाइड जो है ना वो सॉल्ट उसके साथ बनाता ही नहीं है। तो फिर लिथियम जो है वो लार्ज पोलराइजेबल एनाइन के साथ स्टेबल नहीं है। ये पॉइंट नंबर 5 है। 6 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। 7 पॉइंट है लिथियम हाइड्राइड जो है वो अपने ग्रुप का सबसे स्टेबल हाइड्राइड है, क्योंकि लिथियम स्मॉलर साइज है, हाइड्रोजन भी स्मॉलर साइज है, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और जो है ना वो एक कोवलेंट कंपाउंड बना लेते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं स्मॉलर बॉन्ड लेंथ की वजह से, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर स्मॉल हो तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे बेटा 8वां पॉइंट है लिथियम कंपाउंड जो है वो ज्यादातर कोवलेंट होते हैं, क्योंकि लिथियम स्मॉलर साइज में है, स्मॉलर साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लूज करके पॉजिटिव आयन जल्दी नहीं बनाता। तो इसी वजह से इसके जो हैलाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और अल्काइल और एराइल वगैरह जो इसके लिथियम के होते हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर के। जो बाकी अल्किल मेटल है वो वाटर सॉल्युबल, उनके कंपाउंड जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं, एक्वस मीडियम में ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। 9th पॉइंट है लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्किली मेटल। अल्किली मेटल के कंपैरिजन में लिथियम सबसे लेस रिएक्टिव होता है बेटा। और जो 10वां पॉइंट है उसमें जो ना सोडियम का एसिटाइलिन के साथ जो है रिएक्शन करवाया गया है, सोडियम एसिटाइलिन रिएक्शन होने के बाद सोडियम एसिटाइलाइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूजर है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किए, हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो गया, सोडियम एसिटाइलाइड बन गया। लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनता क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, इसलिए लिथियम ये वाला रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है वो लिथियम के सॉल्ट्स की कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है बेटा। लिथियम कार्बोनेट मैंने भी आपको बताया कि जल्दी जो है ना वो डिकम्पोज होता है क्योंकि वो लेस स्टेबल होता है, तो फिर ये डिकम्पोज जब जल्दी होता है तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट जो है वो सीजियम कार्बोनेट वगैरह ये सारे जो है ना वो हाई टेम्परेचर में भी डिकम्पोज नहीं होते, यानी दे आर वेरी मच स्टेबल। तो रीजन उनकी यह है कि उनके जो पॉजिटिव आयन है वो कार्बोनेट के साथ साइज कंपैटिबल होने की वजह से स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। लिथियम ऐसा नहीं करता। लिथियम नाइट्रेट को अगर बेटा हीट किया जाए, उसी तरह वही कॉन्सेप्ट नाइट्रेट लार्जर नेगेटिव आयन है, लिथियम उसके साथ स्टेबल नहीं रहता, तो लिथियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस बनाता है। लेकिन अगर सोडियम नाइट्रेट को हीट किया जाए, डिकम्पोज किया जाए, तो ये सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनाता है। इसी तरह अगर पोटेशियम नाइट्रेट को हीट किया जाए तो उसमें पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस जो है वो बनती है। तो ये सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन सेम है, लेकिन लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन उनसे डिफरेंट है। तो ये भी लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर में ही जो है पॉइंट नंबर 11 है जो भी मैंने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 12 है बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड बट अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। बेटा अगर आप लिथियम हाइड्रोक्साइड को रेड हॉट टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड हॉट टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज नहीं होता। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज नहीं होता। तो फिर सिर्फ लिथियम ही है जो कि रेड हॉट टेम्परेचर पे डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड वाटर बनाता है, बाकी ऐसा नहीं करते। लिथियम जो है वाहद एलिमेंट है अपने ग्रुप का जो कि नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह ये रिएक्शन शो नहीं करते। लिथियम का जो क्लोराइड है उसकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन है बेटा वो एक्सोथर्मिक होती है, बाकी सबकी एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है। लिथियम जो है वो वाहद एलिमेंट है अपने ग्रुप का जो कि कार्बन से रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड बनाता है, बाकी मेटल जो है वो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड नहीं बनाती। तो ये लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर था बेटा। अब इसके वाले से एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1A फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। कहते हैं कौन सा एलिमेंट है जो कि ग्रुप 1A का नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। पहली ऑप्शन है सोडियम, बीटा ऑप्शन है लिथियम, चार्ली पोटेशियम और डेल्टा सीजियम। तो बड़ा लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल द कार्बोनेट्स ऑफ द 1A ग्रुप डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट। कहते हैं जी जो ग्रुप 1A के कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हीटिंग करने पे सिवाय ए के। पहली ऑप्शन लिथियम कार्बोनेट, बीटा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, चार्ली पोटेशियम कार्बोनेट, डेल्टा सीजियम कार्बोनेट। तो मैंने भी आपको बताया था कि लिथियम कार्बोनेट बस डिकम्पोज होता है, बाकी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। तो लिथियम कार्बोनेट अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। जो बड़ा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 1A ग्रुप। जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक जनरल ट्रेंड है बेटा। ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है। सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियस है। डाउन द ग्रुप बेटा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं सिर्फ इनके आयंस ना लिखूं, जस्ट इनके जो है वो एलिमेंट लिख लूँ, तो बड़ा लिथियम से लेके जो है ना फ्रांसियम तक मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब इनमें लिथियम में टोटल नंबर ऑफ शेल 2 होते हैं, सोडियम में 3 शेल होते हैं, पोटेशियम में 4 शेल होते हैं, रुबिडियम में 5 शेल होते हैं और सीजियम में 6 शेल होते हैं बेटा, और फ्रांसियम में नंबर ऑफ शेल जो है वो 7 होते हैं। तो
डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से बेटा इनका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, और अगर इनका पॉजिटिव आयन बना लिया जाए तो वो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप इनके साइज में इंक्रीज आ रहा है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। बेटा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जिन प्रॉपर्टीज के एंड में वाई आता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी है, जैसे लैटिस एनर्जी है, इन सब का इनवर्स रिलेशन है एटॉमिक साइज के साथ। यानी अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिक्रीज होंगी। तो भाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज चूंकि बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है साइज पे। अब ये डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि ये उसके साथ इन्वर्स रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्चुअली प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस हम इसे बोलते हैं, क्योंकि कई बच्चे वाई वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है जो कि बेसिकली एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो पहले हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, इनमें डाउन द ग्रुप जनरली जो है ना वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ही होते हैं। सिर्फ 7 और 8 ग्रुप जो है ये डाउन द ग्रुप जो है ना इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम चूंकि पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप बेटा इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। फ्रांसियम को हम इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है और 22 मिनट के बाद उसकी हाफ लाइफ जो है ना वो आ जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। डेंसिटी जो है अल्किल मेटल की डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है। सॉलेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है बेटा। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसके वाले से एक एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 1A एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है जो अल्किली मेटल्स में बेटा? पहली ऑप्शन है एटॉमिक साइज, बीटा ऑप्शन है केमिकल रिएक्टिविटी, चौथी ऑप्शन है रिड्यूसिंग पावर और डेल्टा ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एटॉमिक साइज बढ़ता है पहली बात तो इंक्रीज हो गई। बीटा ऑप्शन केमिकल रिएक्टिविटी ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। ये बेटा एक स्लाइड जो आपके सामने है, ये स्लाइड जो है वो रिएक्शन को शो कर रही है ग्रुप 1A विद ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड वाटर। तो बेटा देखें इस स्लाइड में हमने उन सब एलिमेंट्स के साथ इनका रिएक्शन शो कर दिया जो कि आपके जो एमडी कैट के कोर्स में मौजूद हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन है। लिथियम को मैंने भी आपको बताया था कि लिथियम जो है ना वो अगर उसको जलाया जाए तो लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। जो सोडियम है वो पर ऑक्साइड बनाता है, पेल येलो कलर में होता है। पोटाशियम जो है ना वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, ऑरेंज येलो कलर में होता है। इसी तरह सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये भी ऑरेंज कलर में, ऑरेंज येलोइश कलर में होता है। तो ये तो उनके ऑक्साइड के साथ जो ना ऑक्साइड बन गए या ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शन आ गए। उसके बाद क्लोराइड से बेटा जितने भी अल्कली मेटल्स है तमाम जो है ना वो क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोराइड बनाते हैं। जैसे लिथियम जो है ना वो लिथियम क्लोरीन से रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा और सीजियम क्लोराइड बनाएगा। ये सारे सॉलिड होते हैं। वाटर के साथ इनके रिएक्शन जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। लिथियम वाटर से रिएक्शन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, प्लस थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है, प्लस हीट जो है वो जरा कम होती है। लेकिन सोडियम पोटाशियम रुबिडियम में ये हीट बहुत ज़्यादा होती है। इवन पोटाशियम रुबिडियम सीजियम वगैरह में तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आइस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही है विद वाटर। और वैसे भी अगर दूसरे मेटल्स के बाद दूसरी एलिमेंट्स के साथ अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात की जाए वो भी इंक्रीज होती है। तो ये तो हो गया बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमारे उसमें कोर्स में शामिल है ऑक्सीजन, क्लोरीन और वाटर के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बट अब नेक्स्ट टॉपिक है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर जो है वो अपने ग्रुप का, चूंकि ये टॉपर एलिमेंट है, टॉपर एलिमेंट अपने ग्रुप के साथ पेक्यूलियर नेचर शो करते हैं। रीजन उसकी वही 3 है जो अभी मैंने आपको बताई थी। लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर में पहले नंबर पे जो पॉइंट है बेटा वो एटॉमिक साइज है। बेरिलियम का एटॉमिक साइज अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलर है। इसी तरह बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि स्मॉल साइज पे जब चार्ज आएगा तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। और फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसे बोला जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट है जिनकी वजह से बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर बनता है। तो पहला पॉइंट है बेटा यहाँ पे उसके पेक्यूलियर बिहेवियर की प्रॉपर्टीज में कि इट इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन। ये बेटा उतना हार्ड है जैसे आयरन फील हो, पत्थर जैसा जो ना वो दिखाई देता है और ग्लास को स्क्रैच कर सकता है। तो इसी वजह से जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनकी
हार्डनेस बेरिलियम के मुकाबले में कम होती है, यानी दे आर मच सॉफ्टर एज कम्पेयर टू बेरिलियम। लेकिन अगर हम बात करें तो ये अल्कली मेटल से जो है ना वो सारे के सारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा इसी पे बेस कर रहा है, क्योंकि अगर इसकी हार्डनेस अगर ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली फिर इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बेरिलियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, 1290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट मेंशन किया गया है। थर्ड पॉइंट है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर ऑल पावरफुल एनफ टू रिड्यूस वाटर एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बात करूं कि बेरिलियम का कंपैरिजन विद जो है ना वो अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो बेटा बेरिलियम जो है वो उसको छोड़ के बाकी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, इन सब को अगर देखा जाए तो दे आर ऑल पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। लेकिन बेरिलियम चूंकि स्मॉलर साइज में है तो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर पाता, इसलिए ये वाटर को रिड्यूस नहीं कर पाता। यानी अगर वाटर में बाकी मेटल्स को फेंका जाए तो वाटर को वो रिड्यूस कर देते हैं, वाटर को रिड्यूस करके उनके ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है, जो फ्री ऑक्सीजन होती है, उसके साथ मिलकर बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है, और वो बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, तो वो बेरिलियम ऑक्साइड की इनसॉल्युबल कोटिंग की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड जाके बॉटम में बैठ जाता है, तो फिर ये उसमें जो उसके ऊपर फर्दर अटैक जो है ना वाटर का नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि इट इज़ पर्टिकुलर क्वाइट रेजिस्टेंट टुवर्ड द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती इवन बाय एसिड्स, और जो है ना वो उसके ऊपर क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है तो एसिड भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 5 है बेरिलियम अपने ग्रुप का वाहद मेटल है जो बेस के साथ रिएक्शन करके बेटा सोडियम बेरिलेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। एक्चुअली मेटल जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, लेकिन बेरिलियम जो है वो बेस के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, तो ये इसका पेक्यूलियर जो है वो बिहेवियर है। बेरिलियम अपने ग्रुप का वाहद एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे जो है ना वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेटा इसके वाले से एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द 2A ग्रुप विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कहते हैं वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करें सेकंड ए ग्रुप का जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। पहली ऑप्शन मैग्नीशियम, बीटा ऑप्शन है कैल्शियम, चार्ली बेरिलियम, डेल्टा स्ट्रोंशियम। बड़ा बेरिलियम मैंने भी आपको बताया कि बेरिलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज है सेकंड ए ग्रुप की, तो उनको मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस है, तो बेटा एटॉमिक साइज जो है या आयनिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज भी इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चूंकि एटॉमिक साइज के साथ मैंने भी आपको बताया था इन्वर्सिटी रिलेशन में होती हैं, तो जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो जाएंगी। हार्डनेस जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इस ग्रुप में भी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो रहे हैं जनरली, इसमें जनरली वर्ड बोलते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, फिर बाद में दोबारा से कैल्शियम पर राइज आता है। ये ड्यू टू देयर जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है उसमें चेंज आने की वजह से ऐसा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो बेटा बेरिलियम से रेडियम तक जो है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज बढ़ने की वजह से जो कंडक्टेंस है इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। अब बेटा उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो रिएक्शन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो देखें बेरिलियम जो है अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम जरा लेस टेम्परेचर पे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, जो मैग्नीशियम है वो भी लेस टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बेरियम जो है वो 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, यानी बेरियम वाहद है जो पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसके वाले से बड़ा एक एमसीक्यू है जिसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट विद ऑक्सीजन आर गिवन। रिएक्शन बड़ा दे दिए गए हैं, उन रिएक्शन में देखें आप 1 वाला जो रिएक्शन है बेरिलियम विद ऑक्सीजन, बेरिलियम ऑक्साइड बन रहा है। सेकंड वाला बेरियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू BaO लिखा हुआ है, ये बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड को शो कर रहा है जबकि बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता। और थर्ड नंबर पे कैल्शियम विद ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड है। चौथे नंबर पे मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉर्मल ऑक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड अंडर द गिवन कंडीशन। कहता है कि इस रिएक्शन में नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनता इन गिवन कंडीशन पे। पहले ऑप्शन 1 ओनली, बीटा ऑप्शन 2 ओनली, चार्ली 3 and 4, डेल्टा 2 and 3। बट इसमें बीटा आंसर होगा 2 ओनली, क्योंकि वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बन सकता, वो हमेशा पर ऑक्साइड बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था बेरियम पर ऑक्साइड जो है वो बनता है। बट नेक्स्ट जो MCQ है वो इनका वाटर के साथ रिएक्शन है।
रिएक्शन ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट विद वाटर आर गिवन, सबका बेटा वाटर के साथ रिएक्शन दे दिया गया। बेरिलियम स्टीम के साथ रेड हॉट टेम्परेचर पे रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो शो की गई है। बेरिलियम बेटा स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता, इवन रेड हॉट टेम्परेचर पे भी नहीं करता। बेरिलियम इंतहाई स्टेबल है क्योंकि जो है वो इसके स्मॉल साइज की वजह से इसके ऊपर जो ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहता। बाकी सारे जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस वाटर स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। कैल्शियम प्लस वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये भी ठीक है बेटा। फोर्थ नंबर पे बेरियम प्लस वाटर कोल्ड वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, पहले ऑप्शन 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 ओनली, चार्ली 1 2 एंड 3 और डेल्टा 1 2 3 एंड 4। तो फिर इस एमसीक्यू का 1 ओनली बेटा आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट विद क्लोरीन, तो बेटा क्लोरीन के साथ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट के रिएक्शन है। पहला पॉइंट है क्लोराइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड के छोड़ के बाकी सारे जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले क्लोराइड बनाते हैं और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो उसकी शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेंस बेरिलियम क्लोराइड शो मोर कोवलेंट कैरेक्टर। बड़ा बेरिलियम स्मॉल साइज की वजह से और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, इसलिए वो आयनिक नहीं होता या उसका कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है ऑल द क्लोराइड्स ऑफ द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are poor conductor of electricity in the solid state, but in the form of aqueous solution or molten state their ionic lattices are broken and they are electrolyzed। कहते हैं जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के क्लोराइड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब इनको वाटर में डिसॉल्व कर लिया जाए या इनको मेल्ट कर लिया जाए तो फिर इनके आयनिक लैटिस ब्रेक हो जाते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन डायरेक्टली टू फॉर्म क्लोराइड्स हैविंग जनरल फार्मूला MCl2 एज शोन इन द रिएक्शन। तो देखें वो कह रहा है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो क्लोरीन से रिएक्शन करके MCl2 यानी अगर Mg है तो MgCl2 बन जाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम CaCl2 बन जाएगा। तो इनके क्लोराइड जो है वो बना लेते हैं विद जनरल रिएक्शन, जनरल जो इनका नेम है जो फार्मूला है वो MCl2 बनेगा। अब बेटा आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन में हमें सारी प्रॉपर्टीज का जो कंपैरिजन मिलता है उसे में उनको जो मेमोराइज करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो कंपैरिजन है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वन ए ग्रुप मेटल्स और सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है उनकी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का है। तो ये डाउन द ग्रुप जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे एटॉमिक रेडियस है, वन ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप दोनों में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों में जो ना डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। जो आप नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने शो हो रही है वो डिसिमिलैरिटीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो अब हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इनका आपस में जो कंपैरिजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में कंपैरिजन होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स के जो आपस में डिसिमिलैरिटीज उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। तो अल्कली मेटल में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल की +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2 होती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर जो है वो अल्कली मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एटॉमिक साइज अल्कली मेटल का ग्रेटर होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का स्मॉलर होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा अल्कली मेटल्स की लोअर होती है और या लोएस्ट भी कह सकते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल की उनके मुकाबले में थोड़ी हायर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा अल्कली मेटल्स की लेस होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की ग्रेटर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अल्कली मेटल में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जो है ना वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अल्कलाइन मेटल में भी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन जो अल्कली मेटल उसमें डाउन द ग्रुप उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता जितना अल्कलाइन मेटल में इंक्रीज हमें नजर आता है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो अल्कली मेटल्स लो होते हैं और अल्कलाइन मेटल में हाई होते हैं। मतलब उसमें जो चेंज आ रहा है वो जो ना वो एक में अल्कली मेटल में लो है और अल्कलाइन मेटल में हाई होता है। हार्डनेस जो है वो अल्कली मेटल लेस हार्ड होते हैं, लेस कंपैक्टनेस है, और अल्कलाइन मेटल में मोर हार्ड है, मोर कंपैक्टनेस है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्मॉलर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो वो स्मॉलर है, उसमें ग्रेटर होता है।
सॉलिबिलिटी की बात हो रही है बेटा नेक्स्ट पॉइंट में 11 पॉइंट में कि ऑल द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम सॉलेबल इन वाटर एक्सेप्ट सॉल्ट्स ऑफ लिथियम, लिथियम के अलावा जितने सोडियम पोटाशियम के सॉल्ट होते हैं वाटर सॉलेबल होते हैं। और अल्कलाइन मेटल में सॉलिबिलिटी जो है वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और सॉलिबिलिटी ऑफ द सल्फेट और कार्बोनेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसके अलावा बेटा डिसिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन द अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, रिएक्शन विद वाटर है, नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन विद हैलोजन है, रिएक्शन विद कार्बन एंड नाइट्रोजन है, हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट्स है और हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट है। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल का कंपैरिजन है कि रिएक्टिविटी में अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव है। फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन में लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बनाते हैं, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। उधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद वाटर में जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं लेकिन उनमें लेस विगरस रिएक्शन जो शो होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक है अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन मेटल के लेस बेसिक के नेचर होते हैं। रिएक्शन विद हैलोजन जो है वो दोनों ही हैलाइड बनाते हैं लेकिन जो अल्कली मेटल के हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा आयनिक होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड हैं वो लेस आयनिक होते हैं। रिएक्शन विद कार्बन और नाइट्रोजन में लिथियम वाहद एलिमेंट है जो नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड जो है लिथियम कार्बाइड बनाता है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करते। उधर जो हमारे पास जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सारे कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके उनके कार्बाइड और नाइट्राइड बनाते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट में बेटा लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग लेकिन बाकी डिकम्पोज नहीं होते और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट में नाइट्रेट में लिथियम नाइट्रेट जो है वो लिथियम ऑक्साइड, लिथियम का जो ना वो ऑक्साइड बनने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है और बाकी जो है वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इधर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स हैं वो सारे डिकम्पोज होने पे मेटल के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब बेटा इनके वाले से कुछ एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट इज द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। कहते कौन सा एलिमेंट सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का ऐसा है जो कि फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में और एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो पहली ऑप्शन है बेरिलियम, बीटा ऑप्शन है बेरियम, चार्ली कैल्शियम, डेल्टा स्ट्रोंशियम। तो बेटा कैल्शियम जो है वो फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में और सबसे ज़्यादा अबंडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो फिर यहाँ पे ये चार्ली ऑप्शन में मेंशन है तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है which of the following gases is released when magnesium react with nitrogen gas to form magnesium nitride followed by the hydrolysis। कहता है अगर मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस के साथ ट्रीट किया जाए तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो बनेगा तो उसको अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो कौन सी गैस रिलीज होगी। तो बड़ा पहली ऑप्शन में NO2 है, बीटा ऑप्शन नाइट्रोजन है, चार्ली अमोनिया, डेल्टा हाइड्रोजन है। पूरा रिएक्शन आपके सामने मेंशन किया गया है आंसर एक्सप्लेनेशन में, जिसमें आप देख सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके पहले मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पे अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अमोनिया यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में मेंशन है तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में जो सबसे लेस सॉल्युबल है वो कौन से हाइड्रोक्साइड है सेकंड ए ग्रुप के। पहले ऑप्शन है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बीटा ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चार्ली स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और डेल्टा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात हुई है, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो तो प्योरली इनसॉल्युबल है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बीटा ऑप्शन में मेंशन है। स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेडिली सॉल्युबल है। तो फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कौन सा सल्फेट है सेकंड ग्रुप के जो कि तकरीबन इनसॉल्युबल है। तो पहली ऑप्शन है बेरिलियम सल्फेट, बीटा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, चार्ली बेरियम सल्फेट, डेल्टा कैल्शियम सल्फेट। तो बेटा बेरियम सल्फेट जो है वाटर इनसॉल्युबल है तो ये चार्ली ऑप्शन में मेंशन है तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्युबिलिटीज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द कंपाउंड ऑफ द सेकंड ए मेटल। सेकंड ए मेटल जो हमारे पास मौजूद है यानी सेकंड ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज के उनके कंपाउंड की सॉल्युबिलिटीज के हवाले से जो रूम टेम्परेचर पे है कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो पहली ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरिलियम सल्फेट इज मोर देन दैट ऑफ द सल्फेट ऑफ द अदर सेकंड ए मेटल्स। बेटा वो पहली बात ये कर रहा है कि जो मैग्नीशियम और बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है वो बाकी सल्फेट्स के मुकाबले में जो ना वो ज्यादा है। तो पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर देन दैट ऑफ द कार्बोनेट ऑफ द अदर सेकंड ए मेटल्स। तो ये वाली बात भी ठीक है बेटा, मैग्नीशियम और बेरिलियम जो कार्बोनेट है वो वाटर सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू अदर सेकंड ए ग्रुप मेटल्स कार्बोनेट्स। चार्ली ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम क्रोमेट एंड बेरिलियम क्रोमेट इज मोर देन दैट ऑफ द क्रोमेट ऑफ द अदर सेकंड ए मेटल्स।
तो ये वाली बात भी ठीक है बेटा। मैग्नीशियम क्रोमेट, बेरिलियम क्रोमेट जो है वो ज़्यादा सॉलेबल है एज कम्पेयर टू अदर क्रोमेट्स ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप। डेल्टा ऑप्शन है solubility ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ द अदर सेकेंड मेटल। तो ये वाली बात गलत है बेटा। डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की solubility बढ़ती है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल ही इनसॉलेबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरेंटली सॉलेबल है, और डाउन द ग्रुप इनकी solubility बढ़ती है। तो उसने यहाँ पे कह दिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉलेबल है, तो ये वाली बात गलत हो गई। तो इस एमसीक्यू का भी डेल्टा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे सामने है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। तो थर्ड ए जो ग्रुप एलिमेंट है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, NS2NP1 होती है बेटा, क्योंकि अगर पूरे पी ब्लॉक की बात कीजिए तो फिर NP1 to 6 होगा। अगर सिर्फ थर्ड ए की बात करेंगे तो NP1 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेंशन की गई है। तो बोरॉन है हीलियम के बाद 2s2 2p1, एल्यूमिनियम जो है वो नियॉन 3s2 3p1 है, गैलियम आर्गॉन 3d10 और 4s2 4p1 है, इंडियम में क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1 है, और थैलियम जो है वो जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब बेटा इनकी जो ना वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अब हम डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड में आपके सामने प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेटा पहले नंबर पे जो ना वो लिखी हुई है कि द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द पी सबशेल ऑफ देयर आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। कहता है वो वाले एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके जो ना वो पी ब्लॉक जो ना वो सबशेल के अंदर एंटर होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो इनमें जो एक्सेप्शन है वो हीलियम है, क्योंकि हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो पी ब्लॉक में रखा हुआ है ड्यू टू कि वो नोबल गैस है, नोबल गैस वाले ग्रुप में उसको पुट किया गया है। फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर आउटरमोस्ट शेल इज NS2NP1 to 6, ये पहले बता चुका हूँ मैं। इसमें इस ब्लॉक में थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए और 0 ग्रुप एलिमेंट्स जो है वो आते हैं। और सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है बेटा। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड, ये वाली बात भी ठीक है बेटा। ये आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड जो दोनों तरह के बॉन्ड जो है वो शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल, जिनमें ज्यादातर नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, और इनमें वो वाले एलिमेंट खासतौर पर हैलोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और ये ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा थर्ड ए ग्रुप में अगर बोरॉन से हम बात करते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह, तो बेटा ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो डाउन द ग्रुप उसी तरह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक साइज और इनका आयनिक साइज दोनों ही इंक्रीज होंगे। तो डाउन द ग्रुप इनके जो ना वो साइज में इंक्रीज आता है, लेकिन यहाँ पे उसने जो इंक्रीज दिखाया हुआ है वो वहाँ पे डी ब्लॉक इन्वॉल्व होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के आने की वजह से, या शील्डिंग इफेक्ट डी ब्लॉक का कम होने की वजह से जो है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, इरेगुलर बिहेवियर है। बोरॉन से ज़्यादा साइज एल्यूमिनियम का ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज़्यादा है, क्योंकि गैलियम में डी ब्लॉक इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है न्यूक्लियस की, और गैलियम का साइज कम हो जाता है। इंडियम का साइज ज़्यादा है, गैलियम का साइज ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो जाते हैं। डी ब्लॉक इन्वॉल्व होने की वजह से ऐसा पेक्युलर बिहेवियर है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने आयोनाइजेशन एनर्जी की है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबकी बेटा प्रोवाइडेड है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की। तो बोरॉन 801 किलो जॉल पर मोल है बेटा, एल्यूमिनियम 577 किलो जॉल पर मोल है, गैलियम 579 किलो जॉल पर मोल है, और इंडियम 558 किलो जॉल पर मोल है। थैलियम 589 जो ना किलो जॉल पर मोल है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो उनमें जो चेंज आ रहा है बेटा डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कहते हैं कि वो डिक्रीज होती है। तो 801 से कम होकर 577 पे आई एल्यूमिनियम में, लेकिन फिर 579 होगी गैलियम में, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है, या डी ऑर्बिटल सबशेल इन्वॉल्व होने की वजह से जो है ना वो इसमें जो ना चेंज आता है। डी सबशेल आने की वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, न्यूक्लियस का ओल्ड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इंडियम जो है ना उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो गई, जो ना वो में साइज ज़्यादा हुआ, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, 558 होगी बेटा। और थैलियम 589 दोबारा से वैल्यू ज़्यादा हुई है। इसमें बेटा एफ जो ना वो उसमें सबशेल इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शील्ड इफेक्ट और कम होने की वजह से जो ना न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इरेगुलर बिहेवियर है ये इसमें डी और एफ सबशेल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा है बेटा। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये उसके जो ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे डी और एफ जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो ना वो थोड़ा सा चेंज नजर आता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा नेक्स्ट पॉइंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होती है, क्योंकि जो ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाती है
लेकिन उसमें भी जो है वो थोड़ा सा स्लाइट बिहेवियर जो है वो हमें चेंज नज़र आता है, क्योंकि जो है वो साइज फैक्टर चूँकि अप्लाई हो रहा है, साइज फैक्टर चेंज होता है, थोड़ा सा साइज में जो है वो उस तरह से रेगुलर इंक्रीज हमें नज़र नहीं आता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू भी थोड़ा सा जो है वो एल्यूमिनियम के बाद जो है वो हमें वैल्यू चेंज नज़र आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मेटालिक है और बाकी इतनी ज़्यादा मेटालिक नेचर शो नहीं करते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो बोरॉन टू गैलियम जो है वो पहले डिक्रीज होता है, बाद में इंक्रीज होता है फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एक ग्रेजुअल डिक्रीज नज़र आता है। तो इस तरह से ये इरेगुलर बिहेवियर जो है इसमें हमें नज़र आते हैं। बट नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है वो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट की। तो रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन है। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन। एल्यूमिनियम विद क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। बोरॉन विद ऑक्सीजन, बोरॉन जो ना बोरॉन का ऑक्साइड है जिसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। बेसिकली ये बोरिक एनहाइड्राइड इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई वाटर मौजूद नहीं है। बोरॉन का ऑक्साइड है लेकिन एनहाइड्राइड है विदाउट वाटर, यानी इसमें से मजीद वाटर माइनस नहीं किया जा सकता। फिर थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा, और एल्यूमिनियम विद वाटर हाइड्रोजन और एल्यूमिना बन रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है विच ऑफ द अबव रिएक्शन इज आर पॉसिबल, कौन सा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। पहली ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 ओनली, चार्ली ऑप्शन है 3 एंड 4 ओनली, और डेल्टा ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। तो ये सारी रिएक्शन ही पॉसिबल है, तो फिर डेल्टा इसका आंसर होगा। ये बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एलिमेंट ऑफ द थर्ड ए ग्रुप फ्रॉम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द कॉम्पोजिशन M2O3 एंड MOH होल थ्राइस। बट वो कह रहा है कि थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और उनकी कॉम्पोजिशन M2O3 और MOH होल थ्राइस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स वीकली एसिडिक ऑक्साइड, कहते हैं कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि वीकली एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। पहले ऑप्शन एल्यूमिनियम, बीटा ऑप्शन है बोरॉन, चार्ली गैलियम, डेल्टा थैलियम। बड़ा यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्डर जो है वो मेंशन किया गया है। बोरॉन का ऑक्साइड है, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड है, ये बेटा एसिडिक की नेचर है, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होता है। फिर एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक के नेचर होता है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड तो नहीं है। गैलियम और इंडियम और थैलियम ये सारे बेसिक के नेचर होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो सबसे आप कह सकते हैं वीक एसिडिक है, यानी आप सिर्फ एसिडिक की बात कर लें तो वो बोरॉन का ही बनता है, जो कि यहाँ पे बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड इज ऑफन यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल। कहता है कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए मोल्टन मेटल में से यूज किया जाता है। पहले ऑप्शन है गैलियम, बीटा ऑप्शन एल्यूमिनियम, चार्ली इंडियम, डेल्टा थैलियम। पर एल्यूमिनियम जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिएक्शन करके जो है ना वो एक स्लैग बना लेता है, जिसको आसानी से जो ना वो मोल्टन मेटल से सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बेटा यहाँ पे बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी।